रिसेंटली एक न्यूज सर्कुलेट हुई कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना 1 लाख किलोग्राम गोल्ड इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में वापस लेकर आया। और जब से ये न्यूज सर्कुलेट हुई उसके बाद में इस न्यूज के डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस एक्चुअली मार्केट में आना स्टार्ट हो गए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरबीआई का ये गोल्ड को वापस लाने का मूव एक्चुअली है क्या, और इससे रिलेटेड और कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं, हम सारे एस्पेक्ट्स को वन बाय वन यहां पर खोलेंगे ताकि आपको इससे रिलेटेड पूरी की पूरी पिक्चर इन डिटेल अच्छे से क्लियर हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी है और आप देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये न्यूज एक्चुअली है क्या। रिसेंटली एक न्यूज आई कि आरबीआई अपना 1 लाख किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस इंडिया में लेकर आया। पिछले कुछ महीनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने थोड़ा थोड़ा करके टोटल 100 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकाल करके वापस इंडिया में लेकर आया। ये हमारी न्यूज आई। अब इससे रिलेटेड हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आरबीआई ने अपना 100 टन गोल्ड 1 लाख किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा क्यों था, जिसको वो इंडिया में वापस लाने की नौबत एक्चुअली आई। क्या ये सिक्योरिटी के फॉर्म में था, क्या ये गिरवी था, क्या ये प्लेज था? तो आंसर है नो। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, जैसे हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएस का फेडरल रिजर्व, तो इस तरह जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं इनके पास जो गोल्ड रिजर्व्स होते हैं, ये जो गोल्ड परचेज करते हैं, तो ये गोल्ड को एज अ डिपॉजिट अलग अलग कंट्रीज में डिपॉजिटरीज के फॉर्म में रखते हैं। दुनिया की जो बड़ी दो डिपॉजिटरीज है उसमें फर्स्ट नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट बुलियन डिपॉजिटरी, जिसको हम फोर्ट नॉक्स भी बोलते हैं, और सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया की बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिपॉजिटरी। फाइन। तो जब दुनिया के अलग अलग सेंट्रल बैंक जब गोल्ड परचेज करते हैं तो वो इन गोल्ड्स को इन डिपॉजिटरीज में रखते हैं। जिस तरह से हमारी कंट्री के अंदर या जिस तरह से हमारे बैंक्स हमको लॉकर फैसिलिटीज देते हैं ना, कि भाई हमारे पास अगर कोई प्रीशियस बिलोंगिंग्स है, कोई गोल्ड की ज्वेलरी है, कोई रॉ गोल्ड है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई पेपर्स हैं, हम उनको घर में रखते हुए सेफ महसूस नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, उसको बैंक में ले जाकर के लॉकर के अंदर रख देते हैं। इसी तरह से जो दुनिया के जो डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स हैं, ये जो गोल्ड परचेज करते हैं तो इन गोल्ड को डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट से अलग अलग वॉल्ट्स के अंदर ले जाकर के सेफ रखते हैं, जिससे क्या हो कि सारा गोल्ड एक जगह जमा नहीं होता और अलग अलग जगह पर गोल्ड रहता है, जिससे एक सेफ्टी और सिक्योरिटी बनती है। तो ये जो गोल्ड लाया गया है ये कोई गिरवी नहीं रखा हुआ था, ये किसी भी तरह से प्लेज या कोई भी सिक्योरिटी के फॉर्म में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास नहीं रखा हुआ था। ये हमारा ही परचेज किया हुआ गोल्ड था जो हमने उसको एज ए डिपॉजिटरी के फॉर्म में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में जमा किया हुआ था। अब हमने ये गोल्ड जो है, हमारा जो डिपॉजिट किया हुआ गोल्ड था, यही गोल्ड जो इंडिया है उसमें से 100 टन जो गोल्ड है वो इंडिया पिछले कुछ महीनों के अंदर वापस इंडिया के अंदर लेकर आया। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ही क्यों रखा? कि बैंक ऑफ इंग्लैंड वाकई कोई सुरक्षित और कोई एक सेफ और एक महफूज जगह है जहां पर हम हमारा सोना, हमारी कंट्री का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सोना वहां पर हम एज अ डिपॉजिटरी, एज अ लॉकर फैसिलिटी वहां पर रख सके? तो आंसर है यस। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यह क्लेम किया है कि उनकी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिपॉजिटरी से आज तक एक बार भी कोई गोल्ड चोरी नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने ये बात जरूर मानी कि कई बार अटेम्प्ट्स हुए उस गोल्ड को चोरी करने के, लेकिन एक बार भी गोल्ड उनका चोरी नहीं हुआ। इसी वजह से बैंक ऑफ इंग्लैंड को एक सेफ प्लेस माना जाता है जहां पर दुनिया की अलग अलग कंट्रीज और दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स अपना अपना गोल्ड एज ए डिपॉजिटरी और एज ए लॉकर फैसिलिटी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास में रखते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आरबीआई को ये गोल्ड वापस लाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, जब वहां पर वो सेफ प्लेस है और बैंक ऑफ इंग्लैंड में वो सेफ रखा हुआ है, तो हम उसको वापस लेकर आने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो इसके पीछे बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेटेजिकल आंसर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे अगर हम बात करें कि हम बैंक से अगर कोई लॉकर रखते हैं हमारी प्रीशियस बिलोंगिंग्स को रखने के लिए, तो नेचुरली वो लॉकर हमको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता, हमें उसका कुछ एनुअल चार्ज बैंक को पे करना पड़ता है और वो हमारे लिए एक तरह से एक्सपेंस होता है। तो नेचुरली जब हमने हमारा ये गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिपॉजिटरी के अंदर रखा, तो नेचुरली बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है इसका कुछ ना कुछ चार्जेस लेता था। वो कैरिंग कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट मींस स्टॉक को कैरी करने की जो कॉस्ट है। तो हमारा जो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिपॉजिटरी में रखा हुआ था, इस गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड की डिपॉजिटरी में रखने के अगेंस्ट हम कुछ ना कुछ चार्जेस
चार्जेस बैंक ऑफ इंग्लैंड को पे करते थे। उस चार्जेस के साथ साथ कुछ इंश्योरेंस की अमाउंट भी पे करनी पड़ती है, क्योंकि ये जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे ट्रांजेक्शंस इंश्योर्ड होते हैं, और इंश्योर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ती है। और नेचुरली जब इतना सारा गोल्ड हमने रखा है तो इसकी बहुत ही हेवी कॉस्ट हमको पे करना पड़ रही थी। तो अब जब ये 100 टन गोल्ड, हम जो 1 लाख किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से जब इंडिया में लेकर आए, तो नेचुरली इतना हमारी जो कॉस्ट कटिंग है, वो देख कॉस्ट कटिंग क्या मीन्स, हमारे कॉस्ट एफिशिएंट एक्चुअली हो जाएगा, और हमारी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कैरिंग कॉस्ट हम देने से अल्टीमेटली बच जाएंगे। तो फर्स्ट रीजन हुआ। सेकंड रीजन ये हुआ कि हमारी कंट्री के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस, हमारी जो इकोनॉमी है उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के काम में भी ये हमारा इंपोर्ट ऑफ 100 टन गोल्ड काम आएगा। देखिए हमारे पास अगर हमारा गोल्ड हमारे पास रखा रहेगा तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के इन्वेस्टर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई इंडिया भी अब कैपेबल है अपने गोल्ड को प्रिजर्व करने के लिए, और इंडिया के पास भी ऐसी सारी फैसिलिटीज एक्चुअली हैं। ठीक है, तो हमारी जो जितनी भी जो हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, और जब हमारा गोल्ड हमारे पास रहेगा तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी एक्चुअली हमारी कंट्री के अंदर आती है। तीसरा रीजन ये है कि एक जियोपॉलिटिकल रीजन जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए जो इंग्लैंड है ये यूरोप का पार्ट है, और यूरोप में अभी बहुत अनस्टेबिलिटी एक्चुअली चल रही है। पहला रीजन तो ये कि इंग्लैंड की खुद की इकोनॉमी जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। दूसरी बात ये कि क्या देखिए होता ये है कि जियोपॉलिटिकली जब एक कंट्री का दूसरी कंट्री से जब टेंशन क्रिएट होता है, आप देखेंगे यूरोप के अंदर अपना रशिया यूक्रेन वॉर बेसिकली चल रहा है, और उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे पार्ट्स के अंदर अनरेस्ट हो रहा है, उसमें इजराइल हमास वॉर हो रहा है, इस तरह से बहुत सारे वॉर्स दुनिया के अंदर अल्टीमेटली चल रहा है। अब यूरोप जो है ये इसके अंदर बहुत अनस्टेबिलिटी है। रशिया बार बार ये धमकी देता है कि हम नाटो के ऊपर अटैक कर देंगे, नाटो के ऊपर अटैक कर देंगे, और उसके अंदर इंग्लैंड के ऊपर भी अटैक करने का उसका चांस अल्टीमेटली बनता है। तो जब अगर ये अटैक होगा तो जब इंग्लैंड ही सेफ जगह नहीं रहेगी तो बैंक ऑफ इंग्लैंड किस तरह से सेफ रहेगा। तो ये इंडिया को रियलाइज हुआ कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर गोल्ड रखना ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीजंस ये अपने आप में बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, तो हम उस लॉकर से अपना गोल्ड वापस निकाल करके हमारी कंट्री में लेकर आए ताकि हमारी एक श्योरिटी और एक सिक्योरिटी अल्टीमेटली बन जाए। दूसरी बात जब ये होती है कि जब दो कंट्रीज के अंदर टेंशन क्रिएट होती है तो जो बड़ी कंट्रीज होती हैं वो उन कंट्रीज के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगा देती हैं। जैसे अभी रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया के बहुत सारे जो डिपॉजिट्स दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के अंदर थे, यूएस ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया, और उस सैंक्शन की वजह से जो रशिया की करेंसी के अंदर जो एक्सचेंजेस थे, मींस उनका जो पेमेंट था, उनका पेमेंट का लेना और पेमेंट का देना, ये सारा का सारा क्या हुआ, अल्टीमेटली ब्लॉक हो गया। तो ये भी एक रीजन है। भाई कल को कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं हो, और अगर इंडिया के किसी मूव के ऊपर, अगर इंडिया के अगर किसी गोल्ड के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, तो हमारा जो मेजॉरिटी गोल्ड है वो तो बाहर की डिपॉजिटरीज के अंदर ही रखा हुआ है, हमारा वो सारा का सारा गोल्ड जो है वो सैंक्शन के अंदर आ जाएगा, और हमारा गोल्ड हमारा ही गोल्ड होने के बावजूद भी हम उसको अल्टीमेटली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक जियोपॉलिटिकल रीजन ये है। और उसके बाद हम इससे ये भी प्रूव करने लगे कि भाई हमारे पास गोल्ड रिजर्व इतना है, हमारे पास भी इतनी फैसिलिटीज बेसिकली हैं कि हम ये जो गोल्ड हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर रखा है, इतना ही गोल्ड हम हमारी कंट्री के अंदर भी प्रिजर्व करके एक्चुअली रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे, और उसमें सबसे बड़ा रीजन तो यही था लॉजिस्टिक का, और दूसरा जो कैरिंग कॉस्ट है, जो उसकी जो उसको गुड्स को, जो हमारे गोल्ड को वहां पर स्टोर करने की जो कैरिंग कॉस्ट है, वो एक सबसे बड़ा रीजन अल्टीमेटली था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि भाई बैंक ऑफ इंग्लैंड तो एक सेफ प्लेस थी, अब हम उसको इंडिया में लेकर आए, तो क्या इंडिया में कोई ऐसी सेफ प्लेस है जहां पर इस गोल्ड को इतना सारा, इतनी ज्यादा क्वांटिटी का गोल्ड हमारे पास रखा जाए? ठीक, क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है? तो आंसर है यस। इंडिया के अंदर जितना भी गोल्ड है, वो गोल्ड रिजर्व जो है वो इंडिया की दो जगह पर रखा जाता है। एक आरबीआई ऑफिस जो मुंबई में मिंट रोड के ऊपर है, वहां पर हम गोल्ड रिजर्व सारा का सारा रखते हैं, और दूसरा एक ओल्ड आरबीआई ऑफिस है नागपुर के अंदर, वहां पर भी हमारा गोल्ड रिजर्व रखा जाता है विद प्रॉपर सिक्योरिटी। सारे सिक्योरिटी मेजर्स वहां पर लिए जाते हैं अपने गोल्ड को सिक्योर करने के लिए। तो इंडिया में जो ये गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से आ रहा है, तो वो आरबीआई के मिंट रोड वाले ऑफिस में और ओल्ड आरबीआई ऑफिस नागपुर के अंदर रिजर्व किया जा रहा है। अब अगला सवाल ये उठता है कि ये पूरा 1 लाख किलोग्राम गोल्ड इंडिया में किस तरह से लेकर आया गया है? क्या पूरा का पूरा 1 लाख किलोग्राम गोल्ड
गोल्ड एक बार में इंडिया में लेकर आया गया, या हमने यहाँ से बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऑर्डर दिया कि आप हमारा गोल्ड पहुंचाइए और उन्होंने हमें एक बार के अंदर सारा का सारा गोल्ड पहुंचा दिया? तो आंसर है नहीं। इस पूरे के पूरे 1 लाख किलोग्राम गोल्ड को इंडिया में लाने के पीछे महीनों की लंबी प्रोसेस है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद इंग्लैंड और इंडिया की डिफरेंट एजेंसी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ा। क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने के बाद में फिर इसकी प्लानिंग की गई, और उस प्लानिंग के एग्जीक्यूशन के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट भी अल्टीमेटली इन्वॉल्व रही, और उसके साथ में कुछ लोकल अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व रही। क्योंकि देखिए, वहां से यहां तक गोल्ड लाना ये एक लंबी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसके बाद में फिर इसकी पूरी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है। वहां से गोल्ड को निकाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में फ्लाइट में लेकर आया जाएगा, यहां लेकर आएंगे, यहां सब हमारे डिपॉजिटरी के अंदर लेकर जाएंगे। तो सिर्फ ये कि बड़ी बड़ी सेंट्रल एजेंसी से ही क्लियरेंस नहीं चाहिए, इसके साथ साथ हमें जो लोकल अथॉरिटीज है और लोकल जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है, ट्रैफिक पुलिस है और दूसरी, इन सब से हमें क्लियरेंस लेना पड़ता है, और इनके कॉपरेशन से ही ये सारा का सारा गोल्ड हमारे इंडिया में आया। इसके लिए एक स्पेशल एयरक्राफ्ट अरेंज किया गया, और उसके बाद में पूरे साल भर और बल्कि महीनों की प्रोसेस के बाद में यह पूरा का पूरा 1 लाख किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में आया। अगला सवाल हमारा ये उठता है कि हम ये गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में लेकर आए, है ना, हमने ये गोल्ड परचेस किया था और बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर रख दिया था। अब ये गोल्ड बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, तो ये तो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ गोल्ड हो गया, गोल्ड का इंपोर्ट हुआ। तो क्या इसके ऊपर कोई टैक्स या कोई ड्यूटी लगती है? अब भाई हमारे दिमाग में ये बात उठती है कि भाई इसके ऊपर कोई टैक्स तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का ही गोल्ड है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इसके ऊपर 2 तरह के टैक्सेस इंपोज होना चाहिए, एक होता है कस्टम्स ड्यूटी और सेकंड होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज आईजीएसटी। अब ये जो कस्टम्स ड्यूटी है इसको तो वेव ऑफ कर दिया गया, कस्टम्स ड्यूटी उसके ऊपर एक्चुअली नहीं लगी क्योंकि ये सॉवरेन गोल्ड है, गवर्नमेंट का गोल्ड है, और आरबीआई को कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर वेवर हमें आरबीआई को अल्टीमेटली मिला। तो मींस जो गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया उसके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी एक्चुअली नहीं लगी, लेकिन इसके ऊपर आईजीएसटी बाकायदा जो जिस रेट से चार्ज होता है उसी रेट से एक्चुअली चार्ज होगा। और उसके पीछे रीजन ये कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी अल्टीमेटली शेयर होता है। तो जो गोल्ड हमने जो 1 लाख किलोग्राम गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में इंपोर्ट किया उसके ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगी, उसको वेव ऑफ कर दिया गया, लेकिन उसके ऊपर आईजीएसटी अल्टीमेटली लगा है। उसके बाद ये सवाल उठता है कि भाई इंडिया के पास कितना गोल्ड रिजर्व एक्चुअली है। भाई गोल्ड हम लेकर आए, इतना गोल्ड हमने परचेस किया, तो उसका हमारे पास कितना एक्चुअली गोल्ड रिजर्व है? तो देखिए, प्रेजेंटली 31 मार्च 2024 तक इंडिया के पास 822.1 टन गोल्ड हमारे पास रिजर्व में एक्चुअली था, जिसमें से 308.03 टन जो है वो इंडिया के अंदर ही था, और 514.07 514.07 टन जो है वो अब्रॉड रखा हुआ था, जिसमें से 100 टन गोल्ड जो है वो हम इंडिया के अंदर लेकर के आ गए। ठीक है, अब भी हमारा नियर अबाउट 400 टन गोल्ड जो है वो दुनिया के अलग अलग डिपॉजिटरीज के अंदर रखा है। उसके अंदर एक स्विट्जरलैंड की डिपॉजिटरी और दूसरी हमारी बैंक ऑफ इंडिया की इंग्लैंड की डिपॉजिटरी एक्चुअली है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि इतना सारा गोल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन क्यों करता है, क्या इसका एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंस है? तो आंसर है यस। देखिए, गोल्ड अभी के रीसेंट जो जितने भी सेंट्रल बैंक है अलग अलग कंट्रीज के, इनका एक सबसे बड़ा मूव अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए गोल्ड का परचेज है। आरबीआई कंटिन्यूअसली गोल्ड को परचेज किए जा रहा है। लास्ट ईयर के अंदर 13 टन का गोल्ड परचेज किया गया था, और अभी के क्वार्टर के अंदर नियर अबाउट 19 टन का गोल्ड सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर आरबीआई ने परचेज किया। जबकि आप देखेंगे तो ग्लोबली गोल्ड की रेट बहुत हाई है। इतने हाई रेट होने के बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी कंट्रीज के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड को परचेज करे जा रहे हैं। इस गोल्ड से होता क्या है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। गोल्ड रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी अल्टीमेटली पार्ट होता है, और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है और आपकी करेंसी की डीवैल्यूएशन को भी अपने आप में मेंटेन करने के काम में लेकर आता है। और बहुत सारे, देखिए अब इसके ऊपर तो ये अपने आप में पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बन सकता है, किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बस सिर्फ अभी आप इतना समझ लें कि भाई गोल्ड जो है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अभी सबसे अच्छा टूल है, और दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक है अभी सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो गोल्ड के अंदर ही एक्चुअली दिखा रहा है।
आपने इससे रिलेटेड जो न्यूज सुनी होगी उसके अंदर आपने अक्सर ये पॉइंट सुना होगा कि 1991 के बाद पहली बार इतना गोल्ड इंडिया के अंदर लेकर आया गया। अभी 1991 से इसका लिंक एक्चुअली क्या है? एक्चुअली क्या था, देखिए आपने सुना होगा अक्सर कि 1991 में हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब थी और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गया था और हमें इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास पैसा अल्टीमेटली नहीं बचा था। तो उसको अरेंज करने के लिए हमारी कंट्री से 20,000 करोड़ रुपीस का जो गोल्ड था वो यूबीएस बैंक स्विट्जरलैंड के अंदर गिरवी रखा गया था और उससे हमने फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट किया था जिससे हम क्या करें, हमारे इंपोर्ट्स का पेमेंट अल्टीमेटली कर सकें। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या इस 100 टन गोल्ड का वापस लाना क्या उससे कोई रिलेशन है? तो आंसर है नहीं, उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो केस अपने आप में अलग था। उस टाइम हमारी कंट्री की इकोनॉमिक हालत खराब थी, लेकिन 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के बाद में हमारी कंट्री कंटिन्यूअसली ग्रो करती गई और उसके बाद फिर हमारे कभी नौबत नहीं आई कि हमने किसी वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कोई भी लोन लिया हो या हमें कोई गोल्ड को आगे गिरवी रखने की रिक्वायरमेंट हुई हो। हम कंटिन्यूअसली गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करते जा रहे हैं और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, गोल्ड रिजर्व को मजबूत बनाने के लिए कंटिन्यूअसली गोल्ड को परचेस करते जा रहे हैं। तो इस गोल्ड के इंपोर्ट का, इस गोल्ड के बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया में लाने का कोई रिलेशन 1991 के गोल्ड के गिरवी रखने से कोई रिलेशन एक्चुअली नहीं। और अब ये लास्ट क्वेश्चन एक उठता है कि क्या और गोल्ड इंडिया में लाया जाएगा? जैसे सर अभी आपने बताया कि 309 टन गोल्ड ही इंडिया के अंदर है, बाकी 500 मतलब तो 400 टन जो गोल्ड है वो इंडिया के बाहर है। तो आंसर इज यस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि इतना ही गोल्ड और आने वाले एक आध साल के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड से इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया जाएगा। तो ये लेक्चर के अंदर मैंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने का ट्राई किया। आई होप आपको अपने सारे क्वेरीज का, अपने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का और सारे क्वेश्चंस का आंसर इसके अंदर मिल गया होगा। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी रेज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमी's lectures. Thank you.